हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार ने वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारे 12th क्लास का 16th चैप्टर, जिसका पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं, यानी कि भाग 2। इससे पहले भाग 1 में हमने देखा कि किस तरीके से पादप उत्तक संवर्धन हम करते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये पार्ट। पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियां, मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर इन द प्लांट्स। कृषि के क्षेत्र में संभावित, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में संभावित लाभों के लिए जीन स्थानांतरण या फिर स्थानांतरित जीनों की पादप कोशिकाओं में अभिव्यक्ति पादप उत्तक संवर्धन तकनीक का आधुनिक अनुप्रयोग है। क्या बोला इस लाइन में? इस लाइन में ये हमें बताना चाहते हैं कि जो जीन है, जो जीन जिसको या तो तुम उसमें इनपुट करना चाहते हो, है ना, तो तुम क्या करोगे? हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि भैया कोई भी जीन होता है उसको किसी वाहक के द्वारा होस्ट में भेजा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जीन है ना, इसमें इस वाहक में भेज दिया और ये होस्ट के अंदर आ गया। फिर ये क्या करेगा, होस्ट में गुणा करेगा और जो भी तुम्हें चाहिए उसका एक ये उत्तक बना लेगा, है ना, सॉरी उत्पाद बना लेगा, उत्तक नहीं। तो ऐसे ही अब क्या बोला कि भाई प्लांट टिश्यू कल्चर में भी हमें जीन्स चाहिए। इस जो जीन तुमने बनाया है प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा, अब इस जीन की अभिव्यक्ति भी तो देखनी है हमें। भाई मान लीजिए तुमने एक ऐसा बीज बना लिया, उस बीज में एक ऐसा जीन डाला, उस जीन की ये क्वालिटी थी कि वो बहुत अधिक समय तक जीवित रह सकता था या संग्रहित रह सकता था, सॉरी, है ना। ऐसा बीज बनाया तुमने जो लंबे समय तक, जैसे मान लीजिए कोई बीज है वो 4 दिन तक ही जीवित रहता है, उसके बाद उसका कोई भी काम नहीं हो सकता, है ना, उससे कोई भी हम उपयोग में नहीं ला सकते। लेकिन तुमने एक ऐसा जीन बनाया कि उस सीड में डाला, है ना, उस सीड में डालने के बाद वो जीन कम से कम 1 महीना जी गया, उसको हम 1 महीने तक स्टोर कर पाए। तो अब क्या करना है कि जीन तो तुमने बना लिया, है ना, जीन तो तुमने बना लिया, अब इस जीन को तुमने इस सीड में डालना है ना, इसको जिंदा रखने के लिए। तो इस जीन को तुम कैसे कैसे डालोगे ताकि ये सीड में एक्सप्रेस हो जाए, एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त हो जाए। वो ही चीज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं कि इस जीन को हम इस होस्ट में डालें और उसकी अभिव्यक्ति को चेक करें कि वो कार्य कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। कि भैया ये तुमने जीन डाल दिया, फिर भी ये 4 दिन तक ही संग्रहित तो रह पा रहा है, 5वें दिन तो ये खत्म है। यदि तुमने जीन डाला है और ये 1 महीने तक संग्रहित रह गया, तो समझ लो तुम्हारा जीन एक्सप्रेस हो गया। क्लियर बात आई समझ में क्या बोलना चाह रही हूँ? तो कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, जीन स्थानांतरण को कर अपन ने अभिव्यक्त करवा लिया है, वो ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आनुवंशिक रूपांतरण द्वारा किसी वांछित बाहरी जीन, है ना, जो भी वांछित जीन, जो भी हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा डिजायर जीन है, जो हमारा वांछित जीन है, का समावेश परपोषी यानी कि होस्ट, परपोषी यानी कि होस्ट, है ना, होस्ट के जीनोम में निश्चित अथवा वांछित स्थिति पर ही किया जा सकता है ना। जैसे कि है ना, जैसे ये परपोषी कोशिका है, परपोषी कोशिका है जिसमें तुम वो जीन डालना चाहते हो, ठीक है। होस्ट सेल है। अब इस होस्ट सेल में, ये जो होस्ट सेल है पहले बहुत खुश है, नॉर्मल जी रही है। अब तुम कोई विधि डालोगे, कोई विधि से, मान लो अभी हम पढ़ेंगे कि भाई कोई केमिकल विधि कर ली या कोई तुमने माइक्रो इंजेक्शन ले लिया, तुमने कोई सी भी इंजेक्शन, कोई भी विधि ले ली, तो क्या करना है तुम्हें, इस सेल का जो डीएनए है ना, इस सेल का जो न्यूक्लियस है, सॉरी डीएनए नहीं, केंद्रक है, ये केंद्रक यहाँ है, ये जीन है हमारे पास, है ना, ये जीन है जिसको तुम इस वाली कोशिका में ट्रांसफर कराना चाहते हो। तो मान लीजिए कि तुमने एक मेथड लिया माइक्रो इंजेक्शन, मैं एक बता रही हूँ, पढ़ेंगे अपन, है ना, माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, मैं एक बता रही हूँ कि भैया अब इसको क्या होगा,
इस जीन को तुमने इसमें इंजेक्शन में भर लिया, है ना, इस जीन को तुमने इस इंजेक्शन में भर लिया और ये इंजेक्शन तुम्हें कहाँ लगवाना होगा, तुम चाहते हो कि ये इंजेक्शन सीधा इस न्यूक्लियस में ही लगे और ये न्यूक्लियस में लगेगा तभी ये जीन यहाँ पहुंच पाएगा, है ना, तभी ये जीन यहाँ पहुंच पाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा किसी भी वांछित जीन को, जो बाहरी जीन है, उसका समावेश परपोषी कोशिका के जीनोम में निश्चित एवं वांछित स्थिति पर ही किया जा सकता है, वो ही होना चाहिए, अदरवाइज वो जीन काम नहीं करेगा, अभिव्यक्त नहीं होगा। उच्च वर्ग के कृषि, वानिकी एवं औषधीय महत्व के पादपों की कोशिकाओं में, है ना, बाहरी जीनों का स्थानांतरण किया जाता है। क्यों भाई, जैसे कोई मेडिसिनल प्लांट है ना, और उसमें हमें कोई नया जीन डेवलप कराना है, कि जैसे कि किसी पादप में हम बोल सकते हैं, जैसे नीम का जो प्लांट है, उसमें ऐसी मतलब क्वालिटी होती है कि जो हमारे बॉडी को अंदर से क्या करती है, मतलब हमारे ब्लड को क्लीन करती है, तभी कहते हैं ना फुंसियाँ नहीं होगी तुम्हें, या हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है नीम खाने से, ऐसा कहते हैं। तो उसमें ये एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए। अब उस मेडिसिनल प्रॉपर्टी को हमें और बढ़ाना है और इम्प्रूव करना है, तो मैंने ऐसा एक जीन बनाया है जो मैं उसमें डालूंगी और वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो जाएगी, वो गुण उसका और बढ़ जाएगा, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं कि ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि हम जो दिनचर्या में हमारे काम आ रहा है उसको हम और इम्प्रूव कर सके। फाइन। तो उच्च वर्ग के कृषि, वानिकी, औषधीय महत्व के पादपों की कोशिकाओं में बाहरी जीनों का स्थानांतरण व इसकी अभिव्यक्ति से प्रकट होने वाले लक्षणों के अध्ययन के लिए हमने निम्नलिखित विधियां होनी चाहिए, या निम्नलिखित टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, जैसे कि पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां, है ना, कि जो जीन स्थानांतरण है, जो जीन का ट्रांसफर होगा, वो कौन कौन सी विधियों से होगा। आनुवांशिकता रूपांतरित पादप और जो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स है, जिसको हम जीएमओ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। फाइन। तो पहले तो हमने जीन को स्थानांतरित कर लिया, और वो जब जीन एक्सप्रेस हो गया, अभिव्यक्त हो गया, तो वो जो क्रॉप है वो कहलाएगी हमारी जीन मॉडिफाइड प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म। क्लियर बात। पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि। तो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ऐसी टेक्निक्स, ऐसी मैथड्स हम पढ़ रहे हैं जिसके द्वारा हम उस डिजायर जीन का या वांछित जीन का स्थानांतरण करा सकते हैं परपोषी कोशिकाओं में, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ डिजायर जीन इनटू द होस्ट, उसके मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर। सो पादपों में जीन स्थानांतरण की कई विधियों द्वारा की जाती है। बेसिकली हमारे पास दो विधियां हैं, ठीक है। वाहक निर्देशित अथवा अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, यानी कि किसी भी वेक्टर के जरिए तुम इस जीन को स्थानांतरित करवा रहे हो होस्ट में। जब इस वांछित जीन को तुम वाहक के द्वारा इस होस्ट में डाल रहे हो, तो ये पहली विधि है, वाहक निर्देशित। वाहक बता रहा है ना, वाहक डाल रहा है, उसमें जीन को स्थानांतरित करा रहा है, तो इनडायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट क्यों? किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई हमें घर बेचना होता है ना, या घर खरीदना होता है, तो हम एक डीलर से, या फिर हम बोलते हैं ना, वो बात करते हैं, बीच में एक माध्यम लेते हैं, या फिर चलो छोड़ो, ये तो बड़ी बात हो गई। जैसे दो दोस्तों में झगड़ा हो गया है और वो बहुत पक्के दोस्त थे, उससे उन्हीं के जो साथ वाले दोस्त हैं वो थोड़े से अपसेट हैं, वो चाहते हैं कि दोनों दोस्तों में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो और सॉर्ट आउट हो जाए। तो बीच का कोई बंदा आया तो उनको समझाएगा, तो वो मीडिएटर का काम करेगा, तो इनडायरेक्ट उनकी दोस्ती वापस से सही हुई ना, क्योंकि दोनों ने तो आपस में बात ही नहीं करी, वो तो इनडायरेक्टली डील कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही जब कोई वाहक इस जीन को होस्ट में डालेगा, तो हम क्या करेंगे, ये पादप में जीन स्थानांतरण की कैसी विधि है, इनडायरेक्ट, यानी कि वाहक निर्देशित या फिर अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि है। अब प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन, ये मेरा होस्ट है ना, ये मेरी होस्ट कोशिका है, ये मेरा जीन है, मैंने कोई गन ली, इंजेक्शन लिया और सीधा इसमें डाल दिया,
तो ये कौन सी विधि हो गई मेरी? प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि होगी। कौन सी होगी? प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि। वाहक निर्देशित या फिर अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, यानी कि अब क्या कर रहे हैं अपन, किसी भी होस्ट में, किसी भी परपोषी कोशिका में यदि वांछित जीन का स्थानांतरण करवाना है तो हम क्या ले रहे हैं? किसी वाहक का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? किसी वाहक का प्रयोग कर रहे हैं। फाइन। तो हमने क्या बोला कि, एक मिनट, हमने क्या बोला भाई कि किसी भी, इस विधि के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? किसी भी डीएनए का स्थानांतरण हम किसी वाहक के द्वारा करेंगे, यानी कि एक वेक्टर का यूज लेंगे। अब इसमें क्या होती है? बेसिकली 3 विधियां होती है। इसमें क्या होती है? बेसिकली 3 विधियां होती है। 3 विधियां कौन कौन सी है? एक है हमारी जब अपन एग्रोबैक्टीरियम है ना, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन का स्थानांतरण करेंगे। दूसरा है हम किसी विषाणु के द्वारा, है ना, किसी विषाणु के द्वारा। अब यहाँ पर वेक्टर का कौन काम कर रहा है? कोई भी वायरस, यानी कि बैक्टीरियोफाज हो सकता है ना, M13 हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। फिर तीसरा हम बोल रहे हैं इनप्लांटा, है ना, इनप्लांटा, ये भी एक टेक्निक है इनप्लांटा, जिसके द्वारा अपन जीन स्थानांतरण कर सकते हैं। और ये जो तीनों विधियां हैं वो किस में आती है? इनडायरेक्ट मेथड में, यानी कि अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की ये 3 विधियां हैं बेसिकली जो हमें पढ़नी है। फाइन। तो एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण, इस प्रकार का जीन स्थानांतरण ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड, जो कि क्या बना दे? ट्यूमर, यानी कि गांठ बना दे। फाइन। क्या बनाएगा? एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण में हमें क्या देखना है? ये ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड है ना, जिसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। ट्यूमर आई यानी कि इंड्यूसिंग, यहां देखो टीआई है, इसका नाम होता है टी यानी कि ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर यानी कि जो गांठ बना दे, है ना, ट्यूमर यानी गांठ। आई यानी कि आई का मतलब है इंड्यूसिंग, है ना, इंड्यूसिंग यानी कि जो प्रेरित करता हो, ठीक है, एक ऐसा प्लाज्मिड जो कि ट्यूमर बनाता हो या ट्यूमर का निर्माण करने में प्रेरित करता हो उसको। फाइन। तो जीन स्थानांतरण की विधि किसके द्वारा होगी? यहाँ पर ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड के द्वारा। फाइन। टीआई प्लाज्मिड मृदा में पाए जाने वाले द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करने वाले, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, जो टीआई प्लाज्मिड है वो कहां पाया जाएगा? एक तो, ठीक है, यहां देखो ये किस में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम। सबसे पहले देखो एग्रोबैक्टीरियम, है ना, एग्रोबैक्टीरियम है। ये एग्रोबैक्टीरियम कैसा है? सबसे पहले देखो ये ग्राम ऋणात्मक होता है। ये आपके नीट के लिए है, इसलिए मैं यहां पर लिख रही हूं कि कैसा बैक्टीरिया है। ग्राम ऋणात्मक है, मृदा में पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर, इस एग्रोबैक्टीरियम में एक टीआई प्लाज्मिड होता है, मतलब ये टीआई प्लाज्मिड की भांति कार्य करता है, ठीक है। ये टीआई क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है। फाइन, ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है। इसके अलावा ये, हाँ, ये हमेशा द्विबीजपत्री, ये हमेशा द्विबीजपत्री पादपों को ही संक्रमित कर सकता है, ठीक है। एक बीजपत्री में इनका कोई काम नहीं है संक्रमण के लिए, ये सिर्फ द्विबीजपत्री पादपों को ही संक्रमित कर सकते हैं। कौन? एग्रोबैक्टीरियम। ये एक बीजपत्री पादपों को संक्रमित नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट एग्जामिनेशन। फाइन, देखो इधर आओ। टीआई प्लाज्मिड मृदा में पाए जाने वाले तथा द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करने वाले जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम की दो क्या बोलते हैं, स्ट्रेन होती हैं, ठीक है, मतलब 2 प्रकार के होते हैं ये, जिसमें से एक होता है हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, जो कि क्या करता है? एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमीफेशियंस, ठीक है, ट्यूमीफेशियंस, ये एक डिजीज करता है जिसको हम बोलते हैं क्राउन गाल, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपसे, क्राउन गाल, है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्राउन गाल डिजीज करता है ये, क्राउन गाल, ठीक है, क्राउन गाल डिजीज करता है। क्राउन गाल डिजीज में क्या होता है, ये प्लांट है, इसमें ऐसे गांठ बन जाती है, ठीक है, इस तरह की ये बीमारी करता है, क्राउन गाल डिजीज करता है कौन, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमियोफेशियंस। फाइन, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो। एग्रोबैक्टीरियम कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया है, ये मृदा में रहने वाला है, ये इसके पास टीआई प्लाज्मिड होता है, और इसके अलावा ये द्विबीजपत्री पादपों को ही संक्रमित कर सकता है, ये एक बीजपत्री पादपों को संक्रमित नहीं करता है। इसके अलावा ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो है वो क्राउन गाल डिजीज, यानी कि एक मतलब पूरा अनडिफरेंशिएट एक ट्यूमर बना लेता है, गांठ बना लेता है, ठीक है, उसके लिए ये उत्तरदायी होता है। यह जीवाणु संक्रमित पादपों में अनियंत्रित कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जिसके कारण उन्हें पिटिका, इसको बोलते हैं, जो क्राउन गाल डिजीज है उसको बोलते हैं पिटिका या फिर अवरुद्ध गाल का निर्माण हो जाता है, इस पिटिका को या क्रीट पिटिका को क्राउन गाल डिजीज कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यहां देखो, ये प्लांट है और इस पे ये देखो बच्चों, ये इतना बड़ा, बहुत सारे पेड़ों में आपको देखने को मिलेगा इस तरह का, ये तो क्राउन गाल डिजीज होती है, ठीक है, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के द्वारा प्रेरित की जाती है। पादपों में अनियमित कोशिका विभाजन, अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोलेबल, क्या हो रहा है, सॉरी, पादपों में अनियंत्रित विभाजन यानी कि अनकंट्रोल्ड जो डिवीजन हो रहा है, यानी कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अनियंत्रित है, अनियंत्रित है तभी तो ऐसा बन गया, कंट्रोल्ड होता तो ऐसा बनता, यहाँ पर तो ये अनियंत्रित है, इसलिए इस तरह का गुच्छा बन गया इसमें कोशिकाओं का। तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन व इसके कारण होने वाला क्राउन गाल का निर्माण एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जीवाणु में उपस्थित किसकी वजह से होता है, टीआई प्लाज्मिड के कारण होता है। यदि टीआई प्लाज्मिड नहीं होगा तो उसके अंदर हमें क्राउन गाल डिजीज नहीं होगी। क्लियर बात। अब ये अभी अपन देखेंगे इसको आगे, पहले पढ़ते हैं फिर देखेंगे। पादप कोशिकाओं में ए ट्यूमिफेशियंस के संक्रमण की प्रक्रिया के दौरान टीआई प्लाज्मिड की एक प्रति का समाकलन होता है, मतलब जो टीआई प्लाज्मिड है उसकी एक प्रति यानी कि एक टीआई प्लाज्मिड जाता है, एक कॉपी उसकी जाती है और पूरे जीनोम को संक्रमित कर देती है। ठीक है, मतलब अभी बताती हूँ। परपोषी के संजीन में समाकलित होने वाले टीआई डीएनए का खंड टी-डीएनए यानी कि जिस डीएनए में मान लीजिए होस्ट है और होस्ट के डीएनए में ये टी-डीएनए का पार्ट चला गया तो इसको हम बोलेंगे टी-डीएनए। ठीक है, परपोषी के संजीन में समाकलित होने वाले टी-डीएनए खंड का जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो ट्रांसफर हुआ है, इसको हम बोलते हैं टी-डीएनए। फाइन, स्थानांतरित डीएनए कहलाता है। अब यहां पर देखो, पहले तुम ये चीज सीख लो। अब ये तो आपकी बुक में नहीं दे रखा, आपके बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन नीट में पूछा जाता है इसलिए समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम जो बना हुआ है ये अच्छे से समझ लो। कलर चलेगा क्या? पीला नहीं चलेगा, रेड चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। आ जाओ, जहां पर भी हो यहां पर आ जाओ, जहां पर भी हो यहां पर आ जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट एग्जामिनेशन। क्या हुआ बच्चों, ये आप देख रहे हो ये कोशिका, पहले यहां देख लो फिर मैं आपको अलग से भी सिखाऊंगी। ये है हमारी एग्रोबैक्टीरियम, ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है जो कि क्राउन गाल डिजीज करेगा। ठीक है, क्राउन गाल डिजीज करेगा। क्या हुआ बच्चों, इसके पास है टी-डीएनए, है ना, इसके पास है टी-डीएनए। इस टी-डीएनए का अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर होता है। इस टी-डीएनए में यहाँ पर राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ओपाइन, बहुत सारी विर्जीन, बहुत सारी चीजें होती है। भी टी-डीएनए का स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे आगे, पहले ये चीज देख लो। टी-डीएनए होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए ये पेड़ है, इस पेड़ में जब ये
टी-डीएनए वाला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर घाव हो जाएगा। भैया जब भी कोई चीज़ तुम्हें काटेगी या तुम्हें भेदेगी तो तुम्हारी स्किन में कोई ना कोई तो घाव होगा। तो क्या होगा, पेड़ में घाव हो गया, है ना, पेड़ में घाव हो जाएगा। अब पेड़ में घाव हो जाता है तो तुम्हें पता है कि अब जैसे मेरे को लगी, मैं रोऊंगी या मुझे दर्द होगा, कोई ना कोई तो तुम्हें मतलब जैसे कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेशन दूंगी जिससे तुम्हें लगेगा कि हाँ मैम को कोई ना कोई प्रॉब्लम है आज, है ना, हमें लगता है ऐसा। तो सेम हियर, ये प्लांट को जिसको क्राउन गॉल डिजीज होने वाली है, जिसको पिटिका आबुर्द वाला बीमारी होने वाला है, उसमें क्या होगा, घाव लगेगा पहले, किसके द्वारा, बैक्टीरियम के द्वारा। एग्रोबैक्टीरियम उसमें घाव करेगा। घाव करने से क्या होगा, कुछ फिनोलिक कंपाउंड बाहर आएंगे, कुछ फिनोलिक कंपाउंड बाहर आएंगे, फिनोलिक कंपाउंड बाहर आएंगे। ऐसे मजा नहीं आता मेरे को भी बातें करने में। इधर देखो, ये एक पेड़ है, इस पेड़ को यहां पर ये है हमारा एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम है। इसने इसको भेदा, भेदने से यहां इसके क्या हो गया, वुंड हो गया, यानी कि घाव, घाव हो गया। घाव होने की वजह से पेड़ अभिव्यक्त करेगा अपने दर्द को। अब दर्द को अभिव्यक्त करने के लिए क्या करेगा, कुछ फिनोलिक कंपाउंड, कुछ फिनोलिक कंपाउंड सिक्रीट करेगा, ठीक है, कुछ फिनोलिक, फिनोलिक, ठीक है, कुछ फिनोलिक कंपाउंड को ये सिक्रीट करेगा, सिक्रीट करेगा, ये लो सिक्रीट हो गए कुछ फिनोलिक कंपाउंड। अब ये फिनोलिक कंपाउंड क्या करेंगे, इसकी वजह से जैसे ही फिनोलिक कंपाउंड रिलीज हुए तो इस एग्रोबैक्टीरियम में कुछ कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं, इधर आके देखो, ये है हमारा एग्रोबैक्टीरियम का टीआईडीएनए, ठीक है, टीआईडीएनए एग्रोबैक्टीरियम है। क्या होगा, ये फिनोलिक कंपाउंड की वजह से, है ना, ये फिनोलिक कंपाउंड की वजह से यहां पे होता है एक विर ए, है ना, ये जीन है, ये एक जीन है विर ए जीन। ये विर जीन ए एक्टिव हो जाएगा इस फिनोलिक कंपाउंड की वजह से। ये विर जीन जो है ए जो है ये क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो गया। इस विर ए जीन ने क्या किया, विर जी जीन को एक्टिव कर दिया, विर जी जीन को। देखो इसमें डरने की बात नहीं है, सिर्फ सुनो, अच्छे से सुनोगे ना तो पक्का कहानी याद होगी। डेफिनेटली मैं कहानी की तरह समझा रही हूँ कि हमने एक पेड़ को घाव दिया, पेड़ ने रोना शुरू करा। पहले पेड़ खुश था, एकदम हैप्पी। जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम आया, जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम आया, हा 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 हा, मैं तो तुझे अब डसूंगा, मैं तो तुझे अब काटूंगा। जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम ने इस पेड़ को काटा तो पेड़ क्या करने लगा, रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। तो इसके आंसू कैसे हैं, फिनोलिक कंपाउंड है, इसके आंसू कैसे हैं, फिनोलिक कंपाउंड है। ये फिनोलिक कंपाउंड आते ही अब भैया असुर तो खुश हो गया, एग्रोबैक्टीरियम हा 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 हा, ये तो रोने लगा। तो रोने लगा तो इसकी खुशी बढ़ गई, खुशी बढ़ गई तो इसका विर ए जीन जो है वो एक्टिव हो गया, इसका विर ए जीन एक्टिव हो गया। ये विर जीन ए ने क्या करा, इस विर जी को, ये विर जी जीन इसको एक्टिव कर दिया। कम से कम 9 जीन होते हैं इसमें जो कार्य करते हैं। विर जी जीन को एक्टिव कर दिया, कर दिया, ठीक है। ये विर ए जी जीन हो गया, कलर चेंज करूं, ठीक है, विर ए जी जीन एक्टिव हो गया। फिर यहां पर क्या हुआ, यहां देखो, विर ये हुआ। फिर यहां पर कुछ जीन होते हैं विर डी, है ना, विर D1, विर D2, इसके अलावा होता है विर ई, फिर विर E2, ठीक है, हाँ ये होते हैं। तो क्या हुआ, इसमें कितने सारे जीन होते हैं, अपन ने बोला विर ई, विर E2, D, D1, D2। अब देखो जो विर D है ना, और D1 और D2 है, ये क्या काम करेंगे, एंडो न्यूक्लियस का काम करेंगे, एंडो न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस, ठीक है, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम का कार्य करेंगे ये, ठीक है। ये क्या करेंगे, D1 और D2 क्या करेंगे, एंडो न्यूक्लियस का काम करेंगे। फिर इसमें से जो D2 है, ये D2 क्या करेगा,
जो एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस, जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है कौन सी, 5 प्राइम पर, यानी कि ये जो एक अपना डीएनए है इसको 5 पे या फिर 3 पे काटते हैं ना, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मैंने पढ़ा चुकी हूं, तो ये 5 प्राइम पर काटने नहीं देगा। ये D2 इस एक्सोन्यूक्लियस 5 प्राइम वाली एक्टिविटी को क्या करेगा, रोक देगा, है ना, रोक देगा, ये काटने नहीं देगा। क्लियर बात है। अब क्या होगा, ई जो है, जो एंजाइम ई और E2 है, ये क्या कार्य करते हैं बच्चों, ये कार्य करते हैं अपने ये कार्य करेंगे अपना, हाँ, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, न्यूक्लियस एक्टिविटी क्या करेगा, न्यूक्लियस को काटने का कार्य करेगा। ये न्यूक्लियस एक्टिविटी को रोकते हैं। कैसे रोकेंगे अभी देखेंगे, ठीक है, तुम तो बस ये सुन लो अभी पहले। ये क्या करेगा, E1 और E2 तो न्यूक्लियस एक्टिविटी को रोक देगा। D1 और D2 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिसमें से D2 एक्सोन्यूक्लियस 5 प्राइम पर रोक देगा, उसको एक्टिविटी को होने नहीं देगा। कब कब काम आएगी भी बात करेंगे। फिर जो अपना विर सी है, विर सी क्या करेगा, ट्रांसफर में हेल्प करेगा, यानी कि स्थानांतरण में हेल्प करेगा, है ना, स्थानांतरण में हेल्प करेगा। B1 और B2 ये क्या करेंगे, अभी बताती हूं, आगे एक आएगा। ये क्या करेंगे, कोशिका को होल्ड करके रखेंगे, कोशिका को रोक कर रखेंगे। कैसे रोक कर रखेंगे भी देखेंगे, कोशिका को रोक कर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, E2 और D2 ये क्या करेंगे, ये सीधा सीधा ट्रांसफर करवा देंगे, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे कहां पर, प्रॉपर लोकेशन पे स्थानांतरण कर देंगे, ठीक है। मतलब अपन को न्यूक्लियस में किस स्थान पर उस इसका डीएनए चाहिए वो स्थानांतरण। पहले इस बार एक पिक्चर ले लो, एक पिक्चर ले लो फटाफट, फिर मैं वापस समझाऊंगी, ऐसे सब हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। देखो अपने पास कितने जीन हैं, एक और 1 मिनट रुको। अपने पास है विर ए, विर AG, विर G, फिर है अपने पास D1 D2, फिर है अपने पास विर D2, फिर है अपने पास विर E1 और E2, फिर है अपने पास विर E2, फिर है अपने पास विर C, फिर है अपने पास विर B1 और B2, फिर है अपने पास विर E2 और D2। ऐसे करो और इसके कार्य लिख लो। विर ए का क्या कार्य है, जैसे ही फिनोलिक कंपाउंड आएगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर विर AG ये क्या करेंगे, और एक्टिव हो जाएंगे। विर G क्या करेगा, जो अन्य विर जीन है उनको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, हिंदी में लिख दो एक्टिवेट, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, एक्टिवेट करेगा। विर D1 D2 क्या है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। D2 क्या करेगा, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को रोकेगा। E1 और E2 क्या करेंगे, ये करेंगे जो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है उसको रोकेंगे, मतलब जो डीएनए है एग्रोबैक्टीरियम का और जो कोशिका का जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो उसको काटेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं। फिर E2 क्या करेगा, ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। विर C ट्रांसफर में हेल्प करेगा, भैया उसको धक्का देगा तो आराम से चला जा, मैं हूं। B1 व B2 गेट पे रहेंगे, अभी बताऊंगी गेट कैसे बनता है। गेट पे रहेंगे, गार्ड की तरह कार्य करेंगे कि हाँ कोई नहीं आ रहा, तुम आराम से निकल जाओ। फिर E और D2 क्या करेंगे, हेल्प करेंगे प्रॉपर लोकलाइजेशन में, कि भैया जो एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए है वो होस्ट के डीएनए तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये कार्य करेगा E1 और E2, E2 और D2। क्लियर बात, यहां तक खत्म कहानी। ऐसे लिख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। यहां पर हो गया। अब क्या हुआ, एक और स्लाइड लेते हैं। अब सुन लो वापस से कहानी। ये है हमारा पेड़, बहुत खुश है,
ठीक है, हंसता खेलता हुआ पेड़ है, लेकिन एक राक्षस आया, एक राक्षस आया, ठीक है। इस राक्षस का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, फेशियंस, ठीक है, ट्यूमीफेशियंस। ये राक्षस है, ये इस पर हमला बोलेगा, ये क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। अटैक किया, अटैक करने से इस पे क्या हो गया, घाव हो गया। घाव हुआ तो अभी क्या हुआ, ये चेंज हो गया कि इसमें हंसती हुई जो चेहरा था वो रोने में बदल गया, रोने में बदल गया। तो रोने की वजह से क्या हुआ, इस पेड़ ने कुछ फिनोलिक कंपाउंड, है ना, कंपाउंड क्या करे, रिलीज किए, निकाले। ये लो फिनोलिक कंपाउंड इसने निकाल दिया, यानी कि ये इसके आंसू है, फिनोलिक कंपाउंड इस पेड़ के आंसू है। ये तो खुश हो गया। जैसे ही फिनोलिक कंपाउंड आए, इसके पास गए, इसको पता लगा कि वो रो रहा है, इसके आंसू उसको पता लगे, इसके अंदर कुछ क्रियाएं होने लगी। क्या क्रियाएं होने लगी, इधर देखो। इसके अंदर सबसे पहले विर ए जीन जागा, विर ए जीन जागा। इस विर ए जीन की वजह से ये एक्टिव हो गया, इस फिनोलिक कंपाउंड की वजह से विर ए कंप्लीट हो वो हो गया एक्टिव। फिर इस विर जी को भी इसने एक्टिवेट कर दिया और इसने क्या बना लिया, विर ए और जी, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। इस विर और जी ने क्या किया, जो विर जी था, ये क्या हुआ, इसने ये जो टीआईडीएनए है ना, जो टीआईडीएनए है, इसके अंदर जो एक विर रीजन होता है यहाँ पर, है ना, ये होता है विर रीजन। विर रीजन का मतलब होता है विरुलेंस, ठीक है, इसका नाम होता है विरुलेंस रीजन। ये नीट के लिए है, 12th वाले पढ़ना चाहे तो ठीक है, लेकिन नीट वाला पढ़ ले, ठीक है। विरुलेंस यानी कि जहरीला मतलब ये जहर का कार्य करेगा, पॉइजन का काम करेगा ये विरुलेंस रीजन। यहां से बहुत सारे विर जीन निकलेंगे। जी ने क्या किया, इसको एक्टिवेट कर दिया, है ना, एक्टिवेट कर दिया। अब इस विर रीजन में से क्या निकलेगा, D1 D2 जो कि एंडोन्यूक्लियस की तरह कार्य करेंगे। अब क्या हुआ बच्चों, इधर देखो, हाँ, ये हमारा टीआईडीएनए है और ये देखो, एक मिनट, यहां पर नहीं हो रहा, दूसरा करना पड़ेगा, रुको, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, इसने एक गेट खोल दिया, है ना, और इस गेट को किससे जोड़ दिया, इस पेड़ से। ये पेड़ का घाव है, ठीक है, ये पेड़ का घाव है। पेड़ के घाव में ये, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये पेड़ का केंद्रक है। क्या है, ये पेड़ का केंद्रक है, ये पेड़ का केंद्रक है, और ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम का केंद्रक है, ठीक है। इसमें ये टीआई प्लाज्मिड है, इसमें से D1 D2 आया, है ना, D1 D2 आया। अब ये क्या करेगा, इसका जो वो है डीएनए है, ये कैसा है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये सर्कुलर है टीआई प्लाज्मिड। इसको क्या करेगा, तोड़ेगा, तोड़ करके क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बना देगा, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बना देगा। यहां पर क्या होगा, B1 और B2 क्या करेंगे, गेट कीपर बन के रहेंगे, गेट खुला हुआ है, तुम आराम से जाओ। लेकर कौन जाएगा इसको, D1 और D2 लेकर जाएगा यहां तक, इस गेट तक। जैसे ही वो अंदर आएगा, यहां पर कौन आ जाएगा, E1 और E2 आएगा, अंदर जाएगा, ये इस केंद्रक के अंदर जाएगा। यहां पर कौन होगा इसके पास, E2 और D2, ये D2 है। अब ये केंद्रक के अंदर आ गया, ये जीन हमारा पहुंच गया। क्लियर बात, किस तरीके से कितने एंजाइम ने कार्य किया। पेड़ पर घाव लगा, फिनोलिक कंपाउंड हुए, फिनोलिक कंपाउंड की वजह से विर ए जीन एक्टिवेट हो गया, विर ए जीन एक्टिवेट के बाद विर जी एक्टिवेट हो गया, जी के बाद एजी कॉम्प्लेक्स बन गया,
जी ने बोला जो अदर विरुलेंस रीजन जीन है उनको जगाओ। D1 D2 जग गया, B1 B2 जग गया, E1 E2 जग गया। इन्होंने अपने कार्य शुरू करे। कार्य शुरू करने पर फिर इन्होंने क्या किया, इस वाले जीन को जो TIDNA का था किधर पहुंचा दिया, केंद्रक तक पहुंचा दिया। अब इस केंद्रक पे पहुंचने के बाद क्या होगा बच्चों, इस वाले पेड़ में किरीट या अबुर्ध, ऐसा कुछ था ना, अबुर्ध, ठीक है, बीमारी हो जाएगी, यानी कि क्राउन गाल डिजीज हो जाएगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट ले लो, ठीक है। क्राउन गाल डिजीज करवा दी इसने, समझ में आया कैसे करवाया है। अब अपन पढ़ेंगे इस TI प्लाज्मिड के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे इस TI प्लाज्मिड के बारे में। ये तो एक क्रिया विधि हो गई, एग्रोबैक्टीरियम कैसे नुकसान करता है। अब अपन को इस TI प्लाज्मिड के बारे में पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से रीजंस होते हैं। ये तो अपन ने पढ़ लिया। ये देखो, यहां पर देखो, डायग्राम भी समझ लो। यहां पर विरेजी हो गए, ये विर रीजन है इसमें, ये विर E2 है, ये विर D2 है। इसको इसने सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया, अंदर ले गया, ये देखो, ठीक है। यहां पर इसको अंदर तक लेकर जा रहा है, ये देखो अंदर तक, और यहां तक पहुंचा दिया। और ये जो है, ये कौन सा है, TIDNA है, ठीक है, या फिर TDNA जो ट्रांसफर हुआ है। क्लियर बात आया समझ में। जो मैंने समझाया एज इट इज है, बस आपको उसमें समझना ज्यादा इजी लगेगा। अब अपन पढ़ेंगे TI प्लाज्मिड के बारे में। पादपों में ए ट्यूमिफेशंस के संक्रमण की प्रक्रिया TI प्लाज्मिड तथा एग्रोबैक्टीरियम के गुणसूत्र पर सहसंयोजी रूप से बंध वृत्ताकार DNA, ठीक है, CCC, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर DNA। भैया जो एग्रोबैक्टीरियम है उसके अंदर क्या है, TDNA ना, ये क्लोज्ड है, कोवेलेंटली बाइंड है और सर्कुलर है, ठीक है, जीवों द्वारा नियंत्रित होती है। ट्रांसफर DNA के दोनों सिरों पर जो DNA है, ये है TDNA, ये क्लोज्ड है, कोवलेंटली है, सर्कुलर है, ये TI प्लाज्मिड है। अब क्या होगा, ट्रांसफर DNA के दोनों सिरों पर, ये दोनों सिरे हैं इसके, ठीक है, दोनों सिरों पर 25 क्षारक युग्मों न्यूक्लियोटाइडों के सीधे दोहराया जाता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट रिपीट्स बोलते हैं। और ये TDNA का दायां व बायां सिरा कहलाता है। आप देख सकते हो यहां पर, ये है लेफ्ट बॉर्डर, ये है बायां सिरा, ठीक है, ये है बायां सिरा, और ये है इसका राइट साइड, है ना, दायां सिरा। ये दायां सिरा और बायां सिरा कितना कितना बना हुआ है, 25-25 क्षारकों से, न्यूक्लियोटाइड बेसिस से मिलकर बना हुआ है। फाइन। पादप कोशिकाओं में जिस जीन का स्थानांतरण करना है, अब पादप कोशिकाओं में जिस जीन का तुम्हें स्थानांतरण करना है, वो उसे इन दोनों सिरों के मध्य समायोजित या समाकलित करा जाता है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे कि मान लो ये अपना TDNA है, ठीक है, TDNA है, TDNA जो ट्रांसफर होगा, ये TI प्लाज्मिड है, और इसका ये जो है, ये है इसका TDNA। TDNA में यहां पर है अपने पास लेफ्ट बॉर्डर, और यहां पर है अपने पास राइट बॉर्डर। अब इस लेफ्ट और राइट के बीच में ही तुम वो जीन डालोगे, ये जीन ही, ये जो जीन दिख रहा है, ये ही जीन तुम्हें कहां डालना है, इस न्यूक्लियस में, किसके, होस्ट की कोशिका में। तो दाएं बॉर्डर और बाएं बॉर्डर का जो मध्य स्थल है, वो ही जीन तुम्हें कहां डालना है, होस्ट की बॉडी में डालना है, याद रखिएगा। फाइन। पादपों में एग्रोबैक्टीरियम के संक्रमण के कारण या तो पिटिका का निर्माण होता है, या फिर रोमिल मूल, हेरी रूट डिजीज होती है, जो एग्रोबैक्टीरियम की दूसरी स्ट्रेन से होती है। फाइन। इसका नाम आप मुझे बताओगे, नहीं तो मैं बताऊंगी, लेकिन बाद में, जब तक आपका आंसर। भैया हेरी रूट तुम डालो, नेट पे सर्च करो हेरी रूट डिजीज किससे होती है, तुम्हें नाम आ जाएगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना। ये दोनों प्रक्रियाएं एग्रोबैक्टीरियम की प्रजातियों पर निर्भर करती है, परंतु
एग्रोबैक्टीरियम के संक्रमण पर परपोषी की कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती है, मतलब ट्रांसफर हो जाती है। पादप कोशिकाओं में डीएनए स्थानांतरण की क्षमताओं के कारण इसका उपयोग पादप के आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्षेत्र में भी किया जाता है। बताऊंगी कैसे, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी, पहले टीआई डीएनए पढ़ेंगे तब। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इसके उपयोग के कारण इसे प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है, प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता कौन है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है, ठीक है। इस जीवाणु के प्लाज्मिड पर उपस्थित जीनों द्वारा उत्पादित अमीनो अम्ल के आधार पर पादपों में जीन रूपांतरण का पता लगाया जाता है। इस पे बहुत सारे अमीनो अम्ल होते हैं, उसके आधार पर हमें पता लगता है कि हाँ, अपना जो जीन है वो ट्रांसफर हो चुका है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कोशिकाओं को वो क्या करती है, ओपाइन का निर्माण करती है। आप देख सकते हो, ये रहा ओपाइन, ये रहा ओपाइन, ठीक है। ये ओपाइन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम के विभिन्न प्रकार के भेदों पर निर्भर करते हैं, जैसे ए ट्यूम्निफेशियंस के विभेदों द्वारा ऑक्टोपिन, ठीक है, या फिर नोपालाइन, ये आपके नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है, नोपालिन और ऑक्टापाइन, ठीक है। और राइजोजीन्स में क्या होगा, ये के विभेद में ये मैनोपिन और एग्रोपिन। देखो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस होगा तो नोपालिन और ऑक्टापाइन होगा, यदि राइजोजीन्स होंगे तो एग्रोपिन होगा और मैनोपिन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रट लेना, दिमाग में बिठा लेना फॉर द नीट एग्जामिनेशन और ऑल्सो द 12th एग्जामिनेशन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के बारे में पढ़ेंगे अब अपन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में टीआई प्लाज्मिड के द्वारा पादपों में ट्यूमर होने का खतरा बना रहता है। अतः ट्रांसजेनिक पादप विकसित करने के लिए ट्यूमर प्रेरित करने वाले जीन टीडीएनए को पृथक कर उसके स्थान पर वांछित जीन का समायोजित कर प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में स्थापित कर दिया जाता है। अब ये जो बोला है उसको सुनो। ये अपने पास क्या है, टीआई प्लाज्मिड है। ये जो भाग है ना, लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर तक का, ये क्या कहलाता है, टीडीएनए। और आपको पता है ये टीडीएनए ही क्या करता है, क्राउन गाल डिजीज करता है ना भैया, वो बीमारी करता है। यदि तुम ये वाला पार्ट हटा दो, है ना, ये वाला पार्ट हटा दो और इसकी जगह तुम अच्छा जीन डाल दो, अच्छा जीन जो तुम्हें पेड़ में डालना है ना, अच्छा जीन डाल दो, तो क्या होगा, ये हमारा हो गया टीआई प्लाज्मिड, और ये जो अब हो गया जिसमें हमारा वांछित जीन है, ये हो गया हमारा टीडीएनए। समझ में आ गया, बीमारी करने वाला तुमने हटा दिया और उसकी जगह तुमने अच्छा वाला जीन डाल दिया, तो ये तो वैसे ही कार्य करेगा और हमारा जीन भी पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में मदद कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्राकृतिक अभियंता, ठीक है, अभियांत्रिकी अभियंता, नेचुरल इंजीनियर, ट्रांसजेनिक, ये सॉरी, हाँ इंजीनियर कहते हैं, ठीक है। अब इस वांछित जीन युक्त एग्रोबैक्टीरियम का उस पादप के उत्तकों अथवा संवर्धनों के साथ सह संवर्धन किया जाता है, जिससे इस वांछित जीन का स्थानांतरण करना हो जाता है। हमने वांछित जीन को स्थानांतरित भी कर दिया और बीमारी भी नहीं हुई और इसका उपयोग भी ले लिया। हम लोग चालू हैं, हाँ या ना, हम लोग इससे भी ज्यादा चालू हैं। सामान्यतः टमाटर, तंबाकू, पिटूनिया, गुलाब आदि की पत्तियों में के बिंबों या फिर वलियों में, ठीक है, का सह संवर्धन हेतु उपयोग में किया जाता है। मतलब अपन इसमें संवर्धन कराते हैं क्योंकि पत्ती के कटे हुए वलियों या डिस्को द्वारा उत्पादित एसिटोसिरोगोन, ठीक है, ये एसिटोसिरोंजोन जो है, एसिटोसिरोंजोन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नाम। एसिटोसिरोंजोन क्या है, फिनोलिक कंपाउंड होता है, ये प्लाज्मिड के ओपेरोन को सक्रिय करता है, ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड जो रिलीज होता है, ठीक है, ये वही एसिटोसिरोंजोन, ये क्या एक्टिव करता है,
इन ऑपेरॉन्स के सक्रियण द्वारा वांछित डीएनए युक्त टीआई प्लाज्मिड अनेक कोशिकाओं में प्रवेश कर पादप में संजीन में समाकलित हो जाता है, यानी कि अलग अलग जो विर रीजन होते हैं उसको एक्टिव करता है और आराम से दूसरे होस्ट में चला जाता है। ठीक है, 2-3 दिनों में सहसंवर्धन के पश्चात रूपांतरित पादप कोशिकाओं में उपयुक्त संवर्धन माध्यम पर संवर्धित कर रूपांतरित पादप कोशिकाओं का चयन करते हैं। जीन स्थानांतरण की इस तकनीक का उपयोग द्विबीजपत्री पादपों पे, क्यों? क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम किसको संक्रमित कर सकता है? ओनली डाइकोटाइलिडन्स को, द्विबीजपत्री को, मोनोकोटाइलिडन्स को नहीं कर सकता है। याद रखना, नीच में पूछा जाता है। कई अनुसंधान संस्थानों पर कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा टीआई प्लाज्मिड के जीन वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह टीआई प्लाज्मिड को उपयोग में लेते हैं टीडीएनए में वांछित व उपयोगी जीनों को निवेशित करा करके। तो अभी अपन ने करवाया था कि भैया टीडीएनए में हमने क्या करवाया, हमारे को जो रिक्वायर्ड जीन है वो हमने इंसर्ट करवा दिया और जो क्राउन गाल डिजीज करा था वो मैंने हटा दिया। ठीक है, अनेक पादपों में लाभदायक लक्षणों जैसे शाकनाशियों, हर्बिसाइड्स, रोगाणुओं, पैथोजन से मुक्त करवा सकते हैं अपन। प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधकता डाल सकते हैं। पोषक मान में वृद्धि कर सकते हैं, जैसे कि हमने गोल्डन राइस बनाया, विटामिन ए की वृद्धि कर दी हमने उसमें। नाइट्रोजन योगीकरण क्षमता में सुधार आदि विकसित किए जा सकते हैं। मतलब एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा हमने गोल्डन राइस बना लिया जिसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा हमने क्या किया, जो भी वांछित जीन हमें चाहिए हम इस एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा, अब हमारा एग्रोबैक्टीरियम क्या कर रहा है, वाहक का कार्य कर रहा है। इसने बहुत बीमारी फैला दी है ना, जब तक हमें नहीं पता था। अब जब साइंटिस्ट ने इस पे कार्य किया तो उन्होंने पाया अरे ये तो अपने ही काम आएगा, करने दो इसको, बीमारी करो, इसको लग रहा है बीमारी कर रहा हूँ और ये तो हमारे ये लाभदायक तरीके से कार्य कर रहा है। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु प्राकृतिक रूप से एक बीजपत्री पादपों को संक्रमित नहीं करते, आगे, परंतु 1994 में इंपॉर्टेंट केस है, जापान वैज्ञानिक ने चावल के 5 पौधों में टीआई प्लाज्मिड द्वारा रूपांतरण कर प्रेरित करने में सफल रहा। नीट के एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, नीट में पूछा जा सकता है। चूंकि एग्रोबैक्टीरियम मोनोकोटिलिडन्स पे वर्क नहीं करता, बट फिर भी चावल के 5 किस्मों पर इसने कार्य किया है, जिसमें से कि एक हमारा गोल्डन राइस भी होता है। क्लियर? इस तरीके से हमने आज देखा कि जो वेक्टर द्वारा हम जीन का स्थानांतरण करा रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में हमने पढ़ा, एग्रोबैक्टीरियम पढ़ लिया, इसके बाद हम विषाणु पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनप्लांटा टेक्निक। तो आज हमने देखा एग्रोबैक्टीरियम की क्वालिटीज देखी, किस तरीके से ये बीमार करता है, फिर टीआई प्लाज्मिड का क्या रोल है, किस तरीके से टीआई प्लाज्मिड में बन हेर फेर करके कितने सारे अच्छे कार्य कर सकते हैं। डाइकोटाइलिडन को, मतलब जो द्विबीजपत्री को संक्रमित करने वाला एग्रोबैक्टीरियम आज मोनोकोटिलिडन्स को भी संक्रमित कर रहा है और हमें लाभ दे रहा है। कितनी बड़ी बड़ी टेक्निक्स हमने कर लिया है। तो फिर मिलेंगे बच्चों अपन नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।